गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप सब? मैं साहिल रावत, आपका इंग्लिश मेंटोर, स्वागत करता हूं बच्चों आपका आज की क्लास में। तो चलते हैं सीधा क्लास की तरफ और आज की क्लास में हम स्टार्ट करने वाले हैं चैप्टर जिसका नाम है द रेड ट्रैप। तो रेड ट्रैप जैसे कि बच्चों आपको पता ही है, नाम से पता चल रहा है। रेड ट्रैप किसे कहा जाता है स्टूडेंट्स? रैट्स को ट्रैप करने वाला जो डिवाइस होता है उसे हम कहते हैं रेड ट्रैप, जिसे कि हम बच्चों और क्या कहते हैं हिंदी में? चूहेदानी। इज इट क्लियर? आप यहाँ पे देख भी पा रहे होंगे अपनी स्क्रीन में कुछ इस तरह का रेड ट्रैप होता है, या फिर आपने कुछ ऐसे रेड ट्रैप्स भी देखे होंगे। यहाँ पे ऐसे बना रहता है, यहाँ पे दिस इज, और यहाँ पे आप कुछ खाने के लिए ट्रैप लगाते हैं, चीज या फिर कुछ भी खाने की कोई चीज लगाते हैं, और जैसी रेट यहाँ पे आके बच्चों उस पे इसको खाने की कोशिश करता है, ये स्प्रिंग उसके ऊपर क्या करती है, उसको पकड़ लेती है। ठीक है, वो उसको ट्रैप कर देती है। दिस, इन सबको क्या कहते हैं बच्चों? एक रेड ट्रैप कहते हैं, चूहेदानी। सो बिफोर वी स्टार्ट द चैप्टर, लेट्स नो फ्यू थिंग्स अबाउट द ऑथर। जो ऑथर है हमारे, जो लेखक हैं, उनके बारे में कुछ बातें जानते हैं। इनका नाम है सलमा लेग्रॉफ। डेट ऑफ बर्थ 1858 टू 1940। ठीक है बच्चों। वॉज अ स्वीडिश राइटर। ये कहां के हैं? स्वीडन ये लेखक हैं। हु स्टोरीज हैव बीन ट्रांसलेटेड इनटू मेनी लैंग्वेज। जिनकी कहानियों को वो वैसे स्वीडिश लैंग्वेज में लिखते थे, लेकिन उनकी कहानियां दूसरे लैंग्वेजेस में क्या की जाती थी बच्चों? ट्रांसलेट की जाती थी, यानी कि उनका अनुवाद किया जाता था। वैसे ये कहानी भी क्या है बच्चों? दिस इज अ स्वीडिश स्टोरी बट दिस हैज बीन ट्रांसलेटेड इनटू इंग्लिश। अ यूनिवर्सल थीम रन्स थ्रू ऑल ऑफ देम। और इनको ट्रांसलेट इसलिए भी किया जाता है क्योंकि कहानी देखो चाहे जिस भी भाषा में लिखी जाए, लेकिन उसके पीछे का जो थीम है, जो उसके पीछे का मूल मंत्र है, वो तो सेम ही रहेगा। जैसे हम इस चैप्टर को भी देखेंगे तो फिर चाहे वो स्वीडन की कहानी हो, इंग्लैंड की कहानी हो या भारत की कहानी हो, कहानी तो सेम ही रहेगी in all aspects. A belief that the essential goodness in a human being can be awakened through understanding and love. और जिस थीम की बात हो रही है कि भले ही वो थीम स्वीडिश में हो या फिर इंग्लिश में हो और इन एनी अदर लैंग्वेज, वो थीम आखिर है क्या? इस चैप्टर में जो थीम है, इस चैप्टर की जो थीम हमें बताई जा रही है, बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है बच्चों। ठीक है, ध्यान से इसको समझें कि वो थीम क्या है। अ बिलीफ, एक विश्वास आपके अंदर होना चाहिए। बिलीफ का मतलब हो गया विश्वास आपके अंदर होना चाहिए कि एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग कैन बी अवेकन्ड। यानी कि हर व्यक्ति के अंदर, हर इंसान के अंदर क्या होती है बच्चों? इंसानियत होती है। लेकिन कुछ उसके सर्कमस्टांसेस होते हैं, जिन सर्कमस्टांस परिस्थितियों में वो पैदा हुआ है, पला बड़ा है, या फिर आसपास के उसका माहौल कुछ ऐसा है कि उसके अंदर की वो इंसानियत या फिर जो अच्छाई है, हर इंसान कुछ अच्छा काम करना चाहता है अपने जीवन में। ठीक है, और जब कभी भी वो वेन एवर ही डू समथिंग रॉन्ग, वो कोई भी गलत काम करता है, तो उसकी जो सेल्फ अवेयरनेस है, उसकी, उसका कॉन्शियंस है, या फिर जो उसकी अंतरात्मा है, उसको झकझोरती है कि उसने गलत किया है। लेकिन क्योंकि परिस्थितियां ही ऐसी हैं कि वो मजबूर हो जाता है गलत काम करने के लिए, तो वो उस चीज को नजरअंदाज कर देता है। लेकिन ऐसा नहीं है कि एसेंशियल गुडनेस, यानी कि हर व्यक्ति के अंदर अच्छाई मौजूद होती है, और उस अच्छाई को अवेकन्ड, यानी कि कैसे जगाया जा सकता है। हम किसी व्यक्ति के अंदर की अच्छाई को कैसे जगा सकते हैं? अवेकन का मतलब हो जाएगा बच्चों जगाना। जो अच्छाई सो चुकी है, मर चुकी है, और इट हैज बीन लॉस्ट, आप ये कह सकते हैं कि खो दी है उसने कहीं पे, उसको वापस लाया जा सकता है। कैसे? थ्रू अंडरस्टैंडिंग, समझदारी दिखा करके, उस पर्सन को, उस इंसान को समझ के। ठीक है, एंड लव, और दूसरा क्या है? प्यार। तो यहाँ पे दो चीजें बताई गई हैं हमें, अंडरस्टैंडिंग एंड लव, समझदारी और प्यार। इसको आपको याद रखना है बच्चों, बहुत इंपॉर्टेंट दो टूल्स हैं ये। ठीक है, ये एग्जाम में क्वेश्चन बन सकता है कि हाउ कैन वी अवेकन द एसेंशियल गुडनेस इन अ ह्यूमन बीइंग। एक इंसान के अंदर की अच्छाई को हम कैसे बाहर ला सकते हैं, कैसे जागृत कर सकते हैं, जो कि खो चुकी है, या वो उसके अंदर मर गई है, सो गई है, एनीथिंग, कुछ भी आप कह सकते हैं। ठीक है, so that can be awakened through understanding that person and giving him love. उसको प्यार दे करके, उसको समझ के हम उसके अंदर की अच्छाई को जगा सकते हैं। This story is a set This story is set amidst the mines of Sweden. ये कहानी कहाँ की है? ये स्वीडन की माइंस,
माइंस आपको पता है बच्चों, जिन्हें हम कहेंगे सुरंग। ये स्वीडन के सुरंगों की कहानी है। रिच इन आयरन ओर, क्योंकि वहां क्या होता है, वहां आयरन ओर, और आपको पता है जो हमारा लोहा जो है, धातु जो है, लोहा धातु, वो जिस नेचुरल फॉर्म में निकलता है दैट इज कॉल्ड आयरन ओर, जो उसकी रॉ फॉर्म होती है, ठीक है। तो वहां पे आयरन की माइंस काफी ज्यादा फेमस है। विच फिगर लार्ज इन द हिस्ट्री एंड लेजेंड्स ऑफ दैट कंट्री, जो कि हमें देखने को मिल जाती है उसके इतिहास में भी और उसके कंट्री के लेजेंड्स की कहानियों में भी हमें वहां की आयरन माइंस और आयरन ओर्स के बारे में सुनने को मिलता है। द स्टोरी इज टोल्ड समवट इन दैट मीन मैनर ऑफ अ फेरी टेल, और ये कहानी भी जो है वो कैसे बताएगी, फेरी टेल होती है ना बच्चों, परियों की कहानी, जिसमें कुछ स्ट्रगल्स आते हैं, कुछ अच्छी चीजें होती हैं और लास्ट में एक हैप्पी एंडिंग होती है, उसे कहते हैं फेरी टेल, ठीक है। जो आपने भी बचपन में पढ़ी होंगी या फिर मूवीज देखी होंगी, जिनमें शुरुआत में एक राजा होता है, एक रानी होती है, और उसमें बहुत से स्ट्रगल्स वो देखते हैं, फिर काफी सारी चीजें होती हैं स्टोरी के बीच में, लेकिन लास्ट में सब कुछ क्या हो जाता है, सब कुछ ठीक हो जाता है, एवरीथिंग गेट्स ऑल राइट इन दी एंड, सब कुछ लास्ट में चीजें ठीक हो जाती हैं, दैट इज अ फेरी टेल। तो इस कहानी को भी लिखा गया है एक फेरी टेल के ही फॉर्म में। तो आई होप इतना इंट्रोडक्शन इनफ था इस चैप्टर को डिस्क्राइब करने के लिए। अब हम सीधा बढ़ते हैं बच्चों चैप्टर की तरफ। वंस अपॉन अ टाइम देयर वाज अ मैन हु वेंट अराउंड सेलिंग स्मॉल रेड ट्रैप्स ऑफ वायर। एक समय की बात है, देखो यहीं से हमें फेरी टेल का पता चल गया कि जैसे आप बचपन में कहानियां पढ़ते थे तो वो स्टार्ट ही होती थी इस लाइन के साथ, वंस अपॉन अ टाइम, ठीक है। तो यहां से हमें पता चल जाता है, अंदाजा लग जाता है कि दिस स्टोरी हैज बीन रिटन इन द फॉर्म ऑफ अ फेरी टेल, कि एक वक्त था जब एक आदमी हुआ करता था जो कि इधर उधर घूमता था और क्या बेचा करता था, रेड ट्रैप्स बेचा करता था, वायर्स की बनी हुई, यानी कि जो तार होती हैं, तारें होती हैं, उनसे वो खुद ही बनाता था रेड ट्रैप्स, चूहेदानियां, और उन्हें बेचा करता था। He made them himself at odd moments, जब उसके पास खाली वक्त, odd moment का मतलब होगा बच्चों खाली वक्त होता था, तब वो रेड ट्रैप्स बनाया करता था, और बाकी के समय में वो जा करके उन्हें बेचता था। फ्रॉम द मटेरियल ही गॉट बाय बेगिंग इन द स्टोर्स और एट द बिग फार्म्स, और जो मटेरियल है, वो वायर्स है, वो कहां से आती थी, वो लोगों से क्या करता था, बेगिंग, भीख वगैरह मांगता था, पुरानी चीजें घर की, जैसे यू कैन रिलेट इट विद द, हमारे घर में एक कबाड़ी वाला आता है बच्चों, ठीक है, जो कि घर का सारा कबाड़ वगैरह ले जाता है। तो उस तरह से ये भी क्या करता था, कबाड़ वगैरह ले जाया करता था, लेकिन ये उस कबाड़ के बदले के पैसे नहीं देता था, ये सिर्फ और सिर्फ क्या करता था, बैगिंग करता था, मतलब भीख भीख मांगता था कि मुझे अपने घर का जो भी आपके पास कबाड़ है वो दे दो, और वो उसको उन कबाड़ से ही रेड ट्रैप्स बनाया करता था, जो पुरानी चीजें होती थी, और या फिर बड़े बड़े फार्म्स में जाके, स्टोर्स में जाके भी ये लोगों से मांगता था। बट इवन सो द बिजनेस वॉज नॉट स्पेशली प्रॉफिटेबल, लेकिन इसके बावजूद भी जो उसका ये बिजनेस था रेड ट्रैप बेचने का, सेलिंग रेड ट्रैप, वॉज नॉट प्रॉफिटेबल, यानी कि उसे फायदा नहीं हो रहा था। सो ही हैड टू रिजॉर्ट टू बोथ बेगिंग एंड पेटी थीवरी टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। और इस वजह से ये उसकी मजबूरी थी बच्चों, क्योंकि जो रेड ट्रैप को सेल करने से वो इतना पैसा नहीं कमा पा रहा था कि वो खुद का भरण पोषण कर सके। यहाँ पे आप एक फ्रेज देख पा रहे हैं, टू कीप बॉडी एंड सोल टुगेदर। बॉडी एंड सोल टुगेदर का मतलब यहाँ पे वही हो जाएगा कि अपनी देखभाल करना। उसकी कोई फैमिली नहीं थी, ऐसा नहीं कि उसको बहुत सारे लोगों के बारे में सोचना था, लेकिन वो इतना भी अर्न नहीं कर पा रहा था कि वो खुद की देखभाल अच्छे से कर सके, खुद का भरण पोषण कर सके, जिसे हम कहते हैं टू टेक केयर ऑफ हिमसेल्फ। तो इसलिए उसको बेगिंग के साथ साथ क्या भी कर जाना पड़ता था बच्चों, कई बार गलत काम करने पड़ते थे, जैसे कि पेटी थीवरी, यानी कि छोटी मोटी चोरियां भी वो कर लिया करता था। तो आप देख पा रहे हैं, हमने जैसा चैप्टर के स्टार्टिंग में डिस्कस किया कि कोई इंसान पैदाइशी यानी कि बचपन से ही वो ये सोच के गलत काम नहीं करता कि हाँ मुझे गलत काम ही करना है, मुझे गलत काम में मजा आ रहा है। देयर माइट बी सम एक्सेप्शनल केसेस जहां पे कुछ लोग होते हैं, मानसिक रूप से उनके अंदर कुछ ऐसी वृत्तियां होती हैं कि वो गलत काम करते हैं, उन्हें गलत काम में मजा आता है। बट मोस्ट ऑफ द केसेस, जनरल केसेस की हम बात करें तो लोग गलत काम करना पसंद नहीं करते, लेकिन मजबूरियां, सर्कमस्टांसेस कुछ ऐसी होती है कि उन्हें इस गलत कामों में उतरना पड़ता है, जैसे कि सेम हमारे रेड ट्रैप के साथ, रेड ट्रैप सेलर के साथ हो रहा है, ठीक है। वो इतना पैसे नहीं कमा पा रहा रेड ट्रैप बेचने के बाद कि वो खुद को अच्छे से रख सके, खुद की एक लाइफस्टाइल मेंटेन कर सके, इसलिए वो क्या करने लग जाता है, छोटी मोटी चोरियां करना शुरू करता है।
इवन सो हिज क्लोथ्स वर इन रैग्स, और इसके बावजूद भी सोचो कि उसके कपड़े कैसे होते थे, रैग्स। रैग्स मतलब जो आप कहते हैं ना फटे पुराने कपड़े, वो ऐसे कपड़े पहना करता था। हिज चीक्स वर संकन, उसकी चीक्स यानी कि गाल भी कैसे हो गए थे, गाल अंदर सूख गए थे, जैसे माल न्यूट्रिशन की वजह से हो जाता है ना, जब बॉडी को प्रॉपर न्यूट्रिशन नहीं मिलता है तो गाल और शरीर पूरा सूख जाता है। हंगर ग्लीम्ड इन हिज आईज, और उसकी आंखों में साफ साफ क्या नजर आती थी, भूख भी नजर आती थी कि वो कैसा था, हंग्री था, ही वॉज हंग्री। No one can imagine how sad and monotonous life can appear to such a vagabond. और यहाँ पे इस चैप्टर में उसको कई बार वेगाबॉन्ड भी कहा जाएगा। वेगाबॉन्ड क्या होता है बच्चों? वेगाबॉन्ड होता है एक बंजारा जो खाने या फिर बाकी जरूरी चीजों की तलाश में इधर से उधर भटकता रहता है। सो ही हैज बीन कॉल्ड एज अ वेगाबॉन्ड। तो ये बता रहे हैं कि कोई इस बात को इमेजिन भी नहीं कर सकता कि उसकी लाइफ में कितना ज्यादा दुख था। ठीक है, प्लॉट्स अलोंग द रोड, जो दिन भर रोड के किनारे भटकता था, लेफ्ट टू हिज ओन मेडिटेशंस, और दिन भर ऐसे ही बैठा रहता था, उसे देख के ऐसा लगता था कि वो मेडिटेशन कर रहा हो, यानी कि वो दिन भर खाली बैठा रहता था। बट वन डे दिस मैन हैड फॉलन इनटू अ लाइन ऑफ थॉट, लेकिन एक दिन उस इंसान के दिमाग में एक थॉट आता है, एक विचार आता है, विच रियली सीम टू हिम एंटरटेनिंग, जो उसे लगता है कि काफी सही विचार है। एंटरटेनिंग मतलब अच्छा है, इसमें मजा आएगा। He had naturally been thinking of his rat traps when suddenly he was struck by the idea that the whole world about him, the whole world with its lands and seas, its cities and villages was nothing but a rat trap. और वो ख्याल क्या था बच्चों, जो कि उसे एंटरटेनिंग भी लगा? उसे ये लगता है कि मैं रेट ट्रैप बनाता हूँ, इसमें चूहों को फंसाता हूँ, लेकिन वो एक दिन पूरी दुनिया को, दुनिया का जो सिस्टम है उसको ऑब्जर्व करता है, और वो ये देखता है, इस कंक्लूजन में पहुंचता है कि ये पूरी दुनिया ही देखा जाए तो अपने आप में एक रेट ट्रैप है। ठीक है, और हर इंसान के लिए कुछ ना कुछ रेट ट्रैप लगा भी हुआ है, और ये बहुत ही गहरा थॉट था बच्चों। ठीक है, और हो सकता है ये गहरा थॉट उस बैगर के दिमाग में इसलिए आया क्योंकि वो खाली था सोचने के लिए, इतना इतना सोच पा रहा था, वो दिन भर घूमता रहता था, वो हर तरह के लोगों को ऑब्जर्व करता था, वो बड़े बड़े फार्म्स में जाता था, अमीर लोगों से को देखता था, गरीब लोगों के साथ उठता बैठता था, तो वो सारी चीजें ऑब्जर्व करता था, और पूरे दिन भर खाली होने की वजह से ये चीजें उसके दिमाग में चलती भी रहती थी। तो उसके दिमाग में क्या ऑब्जर्वेशन आती है, क्या चीजें ऑब्जर्व कर पाता है कि पूरी दुनिया ही अपने आप में एक रेड ट्रैप है, और हम कहीं ना कहीं, हर व्यक्ति किसी ना किसी रेड ट्रैप में फंसा हुआ है। अब वो रेड ट्रैप सबके लिए अलग अलग हो सकता है। जैसे बैगर के लिए रेड ट्रैप है कि वो उस गरीबी से बाहर नहीं निकल पा रहा है, ठीक है, ऐसी गलत जगह में रह रहा है, ये उसके सर्कमस्टांसेस उसके लिए रेड ट्रैप है। किसी और पर्सन के लिए रेड ट्रैप कुछ और हो सकता है। एक अमीर इंसान के लिए उसका बिजनेस उसका रेड ट्रैप है कि वो पैसे के पीछे भागता जा रहा है, इतने पैसे हैं होने के बावजूद भी पैसे के पीछे भाग रहा है। हर इंसान किसी ना किसी रेड ट्रैप में फंसा हुआ है, और ये पूरी की पूरी दुनिया ही अपने आप में क्या है, रेड ट्रैप है। ये लाइफ, वो पूरी लाइफ को ही कह देता है कि जो हमें जीवन मिल रहा है, ठीक है, हमें लाइफ मिली है, ये अर्थ जिस पे हम रह रहे हैं, और चारों तरफ जो भी है वो सब का सब अपने आप में एक रेड ट्रैप है। तो ऐसा बैगर के माइंड में एक थॉट आता है। यहां तक क्लियर है सभी को? ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। He had naturally been thinking of his red traps when suddenly he was struck by the idea the whole world with his lands and villages was nothing but a red trap। ये हमने देख लिया कि वो जानता है कि ये पूरी दुनिया ही तो रेड ट्रैप है। ठीक है, इट हैड नेवर एग्जिस्टेड फॉर एनी अदर पर्पज देन टू सेट बेट्स फॉर पीपल। वो कहता है कि इस पूरी जीवन का, इस पूरी दुनिया का एकमात्र पर्पज है, ठीक है, पर्पज यानी कि मकसद, या फिर हम कह सकते हैं उद्देश्य। उद्देश्य ही यह है कि सबको क्या दे सके, सभी हर व्यक्ति को बेट्स, बेट्स होगा बच्चों, लालच दे सके। ये क्या करती है, सबको लालच देती है। इट ऑफर्ड रिचेस, और वो लालच के रूप में क्या क्या चीजें ऑफर करती है, उनको देखते हैं। रिचेस यानी कि दौलत, जॉयज खुशियां, शेल्टर यानी कि बच्चों घर कह सकते हैं हम, या फिर पनाह, एंड फूड और खाना। ये सारी चीजें क्या बता रहा है जो बैगर है, वो इन सब चीजों को, दौलत, खुशियां, घर, खाना, ये सारी चीजें बता रहा है कि ये सब क्या है, रेड ट्रैप्स है, या फिर रेड ट्रैप्स में लगे हुए, जैसे रेड ट्रैप्स में
लालच देने के लिए क्या लगाया जाता है, कैरेट रख देते हैं, चीज रख देते हैं, या फिर कभी कभी कोई मीट का पीस रख देते हैं। तो ये सारी चीजें वही हैं जो आपको लालच देने के लिए बनाई गई हैं, दौलत, खुशियां, घर, खाना, ये सारी चीजें, ठीक है। एंड क्लोथिंग, साथ ही साथ कपड़े भी। एग्जैक्टली एज द रेड ट्रैप ऑफर चीज एंड पॉर्क, जैसे कि रेड ट्रैप में चीज और पॉर्क ऑफर किया जाता है लालच देने के लिए। एंड एज सुन एज एनीवन लेट हिमसेल्फ बी टेम्प्टेड, और जैसे ही कोई भी पर्सन इन चीजों के द्वारा क्या हो जाता है, टेम्प्टेड, यानी कि इनके द्वारा आकर्षित होता है। टच द बेट यानी कि इनको पाने की कोशिश करता है। इट क्लोज इन ऑन हिम, और ये जाके उसको क्या कर लेता है, पकड़ लेता है, जकड़ लेता है। एंड देन एवरीथिंग केम टू एन एंड, और सारी चीजें इस तरह से खत्म हो जाती हैं। एक तरह से देखा जाए तो बच्चों बहुत ही ज्यादा एक फिलोसफिकल चीज समझाने की कोशिश की जा रही है, ठीक है। आप थोड़ा सा ध्यान से समझेंगे, भले ही बैगर जो कह रहा है गलत वे में कह रहा है और गलत एक्सपीरियंसेस की वजह से कह रहा है, क्योंकि उसकी लाइफ में कुछ भी अच्छा नहीं रहा है, सब कुछ नेगेटिव ही है लाइफ में, तो इसलिए एक तरह से नेगेटिव चीजें सोच रहा है। लेकिन अगर हम बहुत डीप जाएं और थोड़ा उसका फिलोसॉफिकल वे से समझने की कोशिश करें, तो एक्चुअली वही कहना चाह रहा है जो हमारे बड़े ऋषि मुनियों ने भी कहा है, कि ये पूरी दुनिया क्या है, मोह माया है, ठीक है। हम कह सकते हैं मोह माया है, और वही चीज हमें यहाँ पे बैगर भी कहना चाह रहा है कि ये सारी चीजें क्या है, मोह माया ही है, जिनमें हम क्या करते हैं, पूरा जीवन फंसते चले जाते हैं। हम एक चीज के पीछे भाग रहे हैं, फिर वो अगर मिलती है तो फिर दूसरी चीज के पीछे भागते हैं, अगर कई बार नहीं मिलती, फिर अगर मिले तो भी ठीक, नहीं मिले तो भी हम पूरा जीवन हम सिर्फ और सिर्फ क्या करते हैं, इन द होल लाइफ वी आर रनिंग आफ्टर समथिंग, वी आर चेजिंग समथिंग, हम हमेशा किसी ना किसी चीज को चेज कर रहे हैं, उसके पीछे लगे हुए हैं, ठीक है। और इसी में हमारी पूरी लाइफ क्या हो जाती है, गुजर जाती है। और द beggar is also explaining the same thing. The word had of course never been very kind to him. और यहाँ पे बता रहे हैं कि ऐसा सोचने के पीछे रीजन क्या आया, ऐसा थॉट क्यों आया है कि जो दुनिया है ये कभी भी काइंड नहीं रही है बैगर के साथ। ऐसा इसके एक्सपीरियंसेस रहे होंगे कि किसी ने आज तक कभी उस पर दया नहीं दिखाई, ठीक है। द वर्ड हैज बीन वेरी रूड टू हिम, उसके साथ दुनिया बहुत बेकार रही है, उसके एक्सपीरियंसेस अच्छे नहीं रहे। सो इट गेव हिम अनवांटेड जॉय टू थिंक इल, और इसीलिए उसे कोई ऐसी खुशी ही नहीं मिली आज तक, और इसीलिए वो इस दुनिया के बारे में गलत तरीके से सोच रहा है। गलत तरीके से सोच रहा है कि मतलब उसे लग रहा है कि ये दुनिया सब बेकार है, ठीक है। यहाँ पे सारी चीजें रेड ट्रैप है और जिसमें हम फंसते चले जाते हैं। इट बिकेम अ चेरिश्ड पास टाइम ऑफ हिज ड्यूरिंग मेनी ड्रेडी प्लॉडिंग्स, और ऐसा सोचना उसका फेवरेट पास टाइम बन गया, यानी कि अपने पास टाइम में जब वो बोर हो रहा होता था, ड्रेडी प्लॉडिंग्स का मतलब होता है बच्चों जब वो बोरियत महसूस करता था, तब वो यही सब सोचने लग जाता था कि दुनिया एक रेड ट्रैप है। थिंक ऑफ पीपल ही न्यू हु हैड लेट देमसेल्व्स टू बी कॉट इन द डेंजरस स्नेयर, और फिर वो उन लोगों के बारे में भी सोचता था कि जो लोग इस डेंजरस स्नेयर, स्नेयर होगा बच्चों इस जाल में, स्नेयर हम कह सकते हैं, ट्रैप को ही कहते हैं स्नेयर, और जिसे आप हिंदी में कहते हैं जाल, जो इस खतरनाक जाल में फंस चुके हैं, उन लोगों के बारे में वो सोचता था। एंड ऑफ अदर्स हु आर स्टिल सर्कलिंग अराउंड द बेट, या फिर उन लोगों के बारे में सोचता था जो अभी जाल में फंसे तो नहीं है, लेकिन उस जाल के चारों तरफ घूम रहे हैं किसी लालच के कारण, ठीक है, और जल्द ही वो भी उस जाल में, उस डेंजरस स्नेयर में फंस जाएंगे। तो ये सारी चीजें उस लोगों को देखता था और ये सोचता था कि अच्छा ये इंसान भी इस चीज के पीछे फंसा हुआ है, या फिर ये फंसने की कोशिश कर रहा है। तो इस तरह से वो अपना टाइम पास किया करता था, और टाइम पास करने के लिए ये सब चीजों को सोचता था। यहां तक क्लियर है बच्चों आप सभी को? स्टूडेंट्स आगे देखते हैं। One dark evening, as he was trudging along the road, he caught sight of a little grey cottage. एक दिन की बात होती है बच्चों, डार्क इवनिंग यानी कि अंधेरा हो चुका होता है। ही वॉज ट्रजिंग अलोंग, ट्रजिंग अलोंग का मतलब होगा, मतलब ऐसी भटकता हुआ जा रहा होता है वो, क्योंकि ही वॉज अ वेगाबॉन्ड, उसके पास रहने का तो कोई घर था नहीं। तो रोड के किनारे भटकता हुआ जब वो जा रहा था, ही कॉट अ साइट ऑफ लिटिल ग्रे कॉटेज। कॉट अ साइट का मतलब उसे नजर आती है, ठीक है बच्चों, कॉट अ साइट मीन्स उसे नजर आती है, दिखती है एक ग्रे कलर की झोपड़ी, पुरानी सी झोपड़ी, बाय द रोड साइड, रोड के किनारे ही वो होती है। एंड ही नॉक्ड ऑन द डोर टू आस्क शेल्टर फॉर द नाइट,
और वो वहां पे क्या करता है, नॉक करता है यानी कि खटखटाता है, ताकि वो रात के लिए वहां क्या कर सके, पनाह ले सके, ठीक है, वहां पे रुक सके, वो रात वहां पे काट सके अपनी। नॉर वॉज ही रिफ्यूज, और उसको रिफ्यूज भी नहीं किया जाता, यानी कि जो उस घर के ओनर, उस कॉटेज के ओनर जो थे, वो उसको वहां पे रहने देते हैं। इंस्टेड ऑफ द सोर फेसेस विच ऑर्डिनरीली मेट हिम, द ओनर हु वॉज एन ओल्ड मैन विदाउट वाइफ और चाइल्ड, उसे वहां पे कौन मिलते हैं बच्चे, और दिन की तरह जो अलग चेहरे थे, आज एक अलग चेहरा उसे देखने को मिलता है। एक जो ओनर था वहां का, वो क्या था, एक ओल्ड मैन था, एक बूढ़ा व्यक्ति था, उसकी कोई वाइफ और कोई चाइल्ड यानी कि बच्चे नहीं थे। वॉज हैप्पी टू गेट समवन टू टॉक टू इन हिज लोनलीनेस, और वो बूढ़ा व्यक्ति बहुत खुश होता है ये देख करके कि आज उसके साथ कोई आया है रहने, क्योंकि वो कैसा रहता था, अकेले ही रहता था। सो टुडे ही वॉज वेरी हैप्पी दैट he will be sharing that night with some other people in his loneliness, अकेलेपन में कोई उसके साथ समय गुजारने के लिए आया है, तो वो खुश था। Immediately he put the porridge pot on the fire and gave him supper, और तुरंत ही वो क्या करता है, पॉरेज पॉट यानी कि बच्चे उसने दलिया बनाया रहता है, उसको क्या करता है, गर्म करने के लिए लगा देता है। एंड गिव हिम सपर, और उसको खाने के लिए, बैगर को खाने के लिए देता है रात में, यानी कि उसका रात का खाना वो हो जाता है, डिनर उनका हो जाता है। सपर मीन्स हम कह सकते हैं डिनर। तो पॉरेज क्या है बच्चों, यहाँ पे आप कह सकते हैं दलिया या फिर खीर, कुछ भी आप कह सकते हैं उसे, ठीक है। Then he carved off such a big slice from his tobacco roll, उसने क्या बना रखा था, एक तंबाकू का रोल होता है उसके पास, उसमें से एक बड़ा पीस वो कार्व्ड ऑफ यानी कि काट के अलग करता है। इट वॉज इनफ फॉर बोथ ऑफ द स्ट्रेंजर्स पाइप एंड हिज ओन, और वो काफी था उस स्ट्रेंजर के लिए। यहाँ पे स्ट्रेंजर किसे कहा गया बच्चों, स्ट्रेंजर कहा गया है बेगर को, ठीक है, क्योंकि वो स्ट्रेंजर ही था, अनजान ही था, क्योंकि ओल्ड जो मैन थे वो स्ट्रेंजर को नहीं जानते थे, बेगर को नहीं जानते थे कि ये कोई बेगर है ना, वो उससे पूछते हैं कि तुम कौन हो, क्या हो, बस उसे इनवाइट कर देते हैं और बहुत ज्यादा खुश होते हैं, उसे खाना खिलाते हैं और तंबाकू भी पीने के लिए ऑफर करते हैं। और साथ ही साथ ही गॉट आउट एन ओल्ड पैक ऑफ कार्ड्स, यानी कि जो ताश के पत्ते हैं उन्हें निकालते हैं वो, एंड प्लेड जोलीज विद हिज गेस्ट अंटिल बेड टाइम। और ये बच्चों, क्योंकि कहानी कहाँ की है, स्वीडन की कहानी है, तो हो सकता है वहां पे कोई गेम खेला जाता हो कार्ड से, जिसे बोलेंगे जोली विद हिज गेस्ट, अपने गेस्ट के साथ खेलते हैं जब तक कि सोने का वक्त हो जाता है, अंटिल बेड टाइम। The old man was just as generous with his confidences as with his porridge and tobacco. जो ओल्ड मैन थे वो कैसे थे, बहुत ही ज्यादा जेनरस थे। जेनरस मीन्स बच्चों उदार, बहुत ही उदार व्यक्ति थे। उदार किसे कहेंगे बच्चों, अब ये जान लो, जो आप समझ सकते हैं, जो खुले दिल का इंसान होता है, भले ही इट डजंट डिपेंड ऑन वेदर ही इज रिच और पुअर, कि भले ही वो अमीर है गरीब है, उसके पास कितना पैसा है उससे डिपेंड नहीं करता, लेकिन उसके पास जितना भी है वो उसे दूसरे के साथ शेयर करने से घबराता नहीं है और पीछे नहीं हटता, ठीक है, उसे कहेंगे हम एक उदार व्यक्ति। जैसे ओल्ड मैन है, उन्होंने शायद हो सकता है पॉरेज अपने लिए बनाया हो, ठीक है, लेकिन फिर भी वो क्या करते हैं, उस स्ट्रेंजर के साथ उसे शेयर करते हैं, और साथ ही साथ वो एक स्ट्रेंजर को अपने घर में आने देते हैं, ये भी उनकी जेनरोसिटी को शो करता है। एंड वन मोर थिंग, वो अपने टोबैको को भी शेयर करते हैं, तो हर चीजें शेयर कर रहे होते हैं। दैट्स व्हाई ही हैज बीन कॉल्ड एज जेनरस पर्सन, उन्हें एक उदार व्यक्ति कहा गया है। और वो उतने ही उदार अपनी कॉन्फिडेंसीज के साथ भी थे, जितने उदार वो पॉरेज और टोबैको, जैसे उन्होंने तंबाकू भी शेयर किया, पॉरेज भी शेयर किया, वो अपनी कुछ कॉन्फिडेंसीज चीजें, यानी कि बच्चों कुछ सीक्रेट चीजें भी बताने से घबराते नहीं है, मतलब उनको भी शेयर कर देते हैं। और वो क्या थी, द गेस्ट वॉज इन्फॉर्म्ड एट वंस दैट इन हिज डेज ऑफ प्रोस्पेरिटी हिज होस्ट हैड बीन अ क्रॉफ्टर एट रैमसो आयरन वर्क। वो बताते हैं अपने गेस्ट को कि जब उनके भी अच्छे दिन थे, प्रोस्पेरिटी यानी कि जब उनके पास भी खूब सारा पैसा हुआ करता था, प्रोस्पेरस यानी कि जब आपके पास बच्चों धन दौलत होती है, तो ऐसे दिन भी थे उस ओल्ड मैन के। तो वो उस वक्त क्या करता था, वो रामसो आयरन वर्क्स कोई फैक्ट्री थी, वहां पे काम करते थे, वर्कड ऑन द लैंड, जो वहां की लैंड थी वहां पे एक क्रॉफ्टर की तरह काम करते थे, हम कह सकते हैं किसान की तरह वहां पे काम किया करते थे, एक फार्मर की तरह, या एक वर्कर आप कह सकते हैं, समझ सकते हैं, ठीक है।
नाउ दैट ही वॉज नो लॉन्गर एबल टू डू डे लेबर, और क्योंकि अब जैसे जैसे वो बूढ़े होते गए और वो लेबर वाला वर्क नहीं कर सकते थे, यानी कि शारीरिक मेहनत वाला काम उनसे नहीं हुआ, फिजिकल एबिलिटी वाला वर्क, इट वॉज हिज काउ विच सपोर्टेड हिम। फिर उन्होंने सहारा किसका लिया? उनको उनकी काउ ने क्या किया? सपोर्ट किया, सहारा दिया। यस, दैट बॉसी वॉज एक्स्ट्राऑर्डिनरी। वो कहते हैं कि जो अपनी काउ के लिए वो कह रहे हैं बॉसी, कि वो बहुत ही ज्यादा एक्स्ट्राऑर्डिनरी काउ थी। शी कुड गिव मिल्क फॉर द क्रीमरी एवरी डे, यानी कि क्रीमरी यानी कि आप डेयरी से समझ सकते हैं, वो डेयरी में जाके मिल्क दिया करते थे और रोज वो मिल्क दिया करती थी। एंड लास्ट मंथ ही हैड रिसीव्ड ऑल ऑफ 30 kroner इन पेमेंट, और पिछले ही महीने उन्हें कितने की पेमेंट आई है बच्चों? कितने पैसे मिले हैं दूध बेच करके? 30 kroner। kroner वहां की करेंसी है, जैसे यहाँ पे रुपीज है, कहीं पे डॉलर होती है, तो ये स्वीडन की करेंसी है। 30 kroner उनको रिसीव हुए हैं आफ्टर सेलिंग द मिल्क। तो ये इंफॉर्मेशन भी वो स्ट्रेंजर को बता देते हैं। ठीक है बच्चों? ओके स्टूडेंट्स, आगे देखते हैं। द स्ट्रेंजर must have seemed incredulous, for the old man got up and went to the window, took down a leather pouch which hung on a nail in the very window frame, and picked out 3 wrinkled 10 kroner bills. और यहाँ पे बता रहे हैं बच्चों कि जो स्ट्रेंजर था, यानी कि हमारा जो बैगर है या फिर रेड ट्रैप सेलर है, हम कह सकते हैं उसे बैगर भी कह सकते हैं, रेड ट्रैप सेलर भी कह सकते हैं, हम उसे थीफ भी कह सकते हैं, और आगे इवन एक और टर्म यूज हुआ है उसके लिए, पेडलर। ठीक है, तो जो चीजें चुराता है इधर से उधर, चीजों को हेरा फेरी करता है, उसे हम ये सारी चीजें भी कह सकते हैं। ठीक है, तो अलग अलग वर्ड्स उसके लिए यूज हुए, नेम्स उसके लिए यूज हुए। ही हैव सीम टू बी इनक्रेड्यूलस, वो हैरान हो गया था इस दृश्य को देख करके। और क्या था वो दृश्य? ठीक है, इनक्रेड्यूलस मतलब बच्चों हैरान हो जाना या फिर विश्वास ना करना, अविश्वसनीय भी हम उसे कह सकते हैं, अविश्वसनीय, कि उसे अपनी आंखों पे विश्वास नहीं होता कि जो वो ओल्ड मैन थे वो विंडो पे लटकी हुई एक ओल्ड पाउच से क्या निकालते हैं, वो 30 kroner निकाल के उसको दिखा देते हैं कि देखो मैंने यहाँ पे पैसे रखे हुए हैं। तो हैरानी ऑब्वियसली होगी, और वो तो क्या है बच्चों, एक चोर है ऊपर से, तो वो खुश भी हो जाता है अंदर से। दीज ही हेल्ड अप बिफोर द आइज ऑफ हिज गेस्ट, वो उसके सामने वो ला करके उन पैसों को दिखाते हैं, एंड देन स्टफ्ड देम बैक इनटू द पाउच, और फिर से उसको पाउच में रख के विंडो में जाकर लटका देते हैं। ठीक है बच्चों, यहां तक क्लियर है आपको? तो देखो अब उस ओल्ड व्यक्ति ने, वो इतने ज्यादा जेनरस हैं, वो अपनी कोई भी चीज नहीं छिपा रहे, कि जो पैसे थे वो भी उसे दिखा देते हैं, बिना ये जाने हुए कि ये व्यक्ति के कुछ बुरे इंटेंशंस भी हो सकते हैं, जो कि उसके इंटेंशंस हैं ही, हमें इस स्टोरी में आगे जानने को मिलेगा। बट आज की क्लास में स्टूडेंट्स हम अपने चैप्टर को यहीं पे पॉज करते हैं। वी विल मीट इन द नेक्स्ट क्लास एंड कंटिन्यू दिस चैप्टर फ्रॉम हियर। टिल देन स्टूडेंट्स, टेक केयर, हैव अ गुड डे एंड थैंक यू।